लोकसभा टीवी में स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं घनश्याम। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कोविड महामारी के बारे में जागरूकता फैलाकर और सरकार के कामों की विवेचना कर मीडिया ने की जनता की अभूतपूर्व सेवा। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जयपुर में पत्रिका गेट के उद्घाटन के मौके पर बोले प्रधानमंत्री। कहा स्थानीय उत्पाद के साथ भारत की आवाज भी हो रही है और ज्यादा ग्लोबल। चीन फिर से नियंत्रण रेखा को पार करने और भारतीय सेना को उकसाने का कर रहा है काम। रक्षा मंत्रालय ने जारी किया बयान। कहा पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास तनाव कम करने और टकराव रोकने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है भारत। भारत में वर्चुअल कोर्ट्स केस और कोर्ट मैनेजमेंट के विषय पर संसदीय समिति की पड़ताल पूरी। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू को जल्द सौंपी जाएगी अंतरिम रिपोर्ट। कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी संसदीय समिति ने 3 अन्य विषयों पर भी रिपोर्ट को दिया अंतिम रूप। देश में कोरोना के तेजी से बढ़ने के बावजूद प्रति 10 लाख की आबादी पर भारत में दुनिया में सबसे कम मामले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जानकारी। रिकवरी रेट में बढ़ोतरी के साथ मृत्यु दर में आ रही है कमी। देश भर में अब तक 5 करोड़ से ज्यादा किए जा चुके हैं टेस्ट। दुनिया भर में मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने शिक्षकों और छात्रों से की आत्मनिर्भर, सक्षम और साक्षर शिक्षित भारत के निर्माण का संकल्प लेने की अपील। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 100% साक्षरता के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। अब खबरों को विस्तार से जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय मीडिया को भी ग्लोबल होने पर जोर दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की उपस्थिति मजबूत हुई है। ऐसे में ये वक्त की जरूरत है। वो आज पत्रिका गेट के उद्घाटन के मौके पर बोल रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार राजस्थान की राजधानी जयपुर में पत्रिका गेट का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उद्घाटन किया। जयपुर के जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर समाचार पत्र समूह पत्रिका की ओर से निर्मित सांस्कृतिक विरासत की झलक इस गेट में दिखाई देती है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा, भारत के स्थानीय उत्पाद आज ग्लोबल हो रहे हैं। भारत की आवाज भी और ज्यादा ग्लोबल हो रही है। अब दुनिया भारत को और ज्यादा गौर से सुनती है। हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की मजबूत उपस्थिति है। ऐसे में भारत की मीडिया को भी ग्लोबल होने की जरूरत है। आज लगभग हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की बहुत मजबूत उपस्थिति है। ऐसे में भारतीय मीडिया को भी ग्लोबल होने की जरूरत है। हमारे अखबारों की, मैगजीन्स की ग्लोबल रेपुटेशन बने। डिजिटल युग में डिजिटली हम पूरी दुनिया में पहुंचे। दुनिया में तो अलग अलग लिटरेरी अवार्ड्स दिए जाते हैं। भारत के संस्थाएं भी वैसे ही अवार्ड दें। ये भी आज समय की मांग है। ये भी देश के लिए जरूरी है। स्वच्छ भारत अभियान, उज्ज्वला योजना जैसी सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने और कोरोना के खिलाफ जंग में मीडिया की भूमिका की प्रधानमंत्री ने सराहना की। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत और लोकल के लिए वोकल संकल्प को एक बड़े अभियान की शक्ल देने और उसे व्यापक करने की जरूरत पर जोर भी दिया। प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस महामारी को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए मीडिया की सराहना की। मीडिया ने जागरूकता बढ़ाने का काम किया है, सकारात्मक काम किया है। महामारी के इस दौर में कोरोना के खिलाफ जागरूकता अभियान में भी भारतीय मीडिया ने जनता की अभूतपूर्व सेवा की है। सरकार के कार्यों की विवेचना, सरकार की योजनाओं में जमीनी स्तर पर जो कमियां हैं उसे बताना, उसकी आलोचना करना, ये भी हमारा मीडिया बखूबी करता रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान लेखन और साहित्य पर चर्चा करते हुए कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लगभग हर बड़ा नाम कहीं न कहीं से लेखन से भी जुड़ा था। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुए इस कार्यक्रम में जयपुर से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राज्यपाल कलराज मिश्र भी शामिल हुए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने पत्रिका समूह के अध्यक्ष द्वारा लिखित 2 पुस्तकों का विमोचन भी किया। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के रेहड़ी पटरी विक्रेताओं के साथ कल स्वनिधि संवाद करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री प्रदेश के 3 लाभार्थियों से उनके कार्यस्थल से वर्चुअल संवाद करेंगे। स्वनिधि संवाद में मध्य प्रदेश के 378 नगरीय निकायों में सार्वजनिक स्थान पर पीएम स्वनिधि के लाभार्थियों के लिए एलईडी स्क्रीन पर कार्यक्रम का प्रसारण देखने की व्यवस्था की गई है। राज्य से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में भाग लेंगे। कोविड-19 महामारी से प्रभावित निर्धन रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को पुनः आजीविका से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने 1 जून को पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत की थी। मध्य प्रदेश राज्य द्वारा इस योजना के अंतर्गत 4.5 लाख रेहड़ी पटरी विक्रेताओं का पंजीकरण किया गया है और इनमें 4 लाख से ज्यादा को परिचय पत्र और वेंडर प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। मध्य प्रदेश राज्य ने 2,45,000 योग्य लाभार्थियों के आवेदन पोर्टल पर बैंकों के समक्ष प्रस्तुत कर दिए हैं और इनमें से 1,40,000 आवेदनकर्ताओं को 140 करोड़ की राशि की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। प्रधानमंत्री स्वनिधि के अंतर्गत देश में कुल स्वीकृत आवेदनों में से 47% आवेदन मध्य प्रदेश से हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कड़े सुरक्षा इंतजामों और बदलावों के साथ अगले सोमवार से संसद का सत्र शुरू होने जा रहा है और इसके लिए की जा रही तैयारियां अंतिम चरण में हैं। कोरोना महामारी के मद्देनजर संसद के आगामी सत्र में कई व्यवस्थाओं में बदलाव किए जा रहे हैं ताकि कोविड-19 के संक्रमण के खतरे को कम से कम किया जा सके। साथ ही सदन के सुचारू संचालन के लिहाज से भी कुछ नियम तय किए गए हैं। कोरोना महामारी के मद्देनजर मॉनसून सत्र के दौरान संसद में सदस्यों के बैठने की व्यवस्था में बदलाव किया गया है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों के तहत 6 फीट की शारीरिक दूरी के मानदंडों का पालन सुनिश्चित हो। इसी के तहत राज्यसभा सांसदों के बैठने की व्यवस्था राज्यसभा और लोकसभा चेंबर में की गई है। इस स्थिति में सांसद विभिन्न संसदीय नोटिसों और पत्राचार में विभाजन संख्या का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, लिहाजा सदस्यों को उनकी पहचान संख्या का इस्तेमाल करना होगा। संसदीय पत्रों की भौतिक प्रतियों का परिचालन बंद करने का फैसला लिया गया है। सदस्यों की सुविधा के लिए बैठक दिवस से संबंधित कार्यावली, संशोधित कार्यावली, अनुपूरक कार्यावली, संसदीय समाचार और सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र सदस्य के लॉगिन पोर्टल पर उपलब्ध होंगे। इसके अलावा संसदीय पत्र राज्यसभा की वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहते हैं। सदस्यों की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए रजिस्टर को आंतरिक लॉबी में 4 अलग-अलग स्थानों पर रखा जाएगा, जहां सदस्य हस्ताक्षर कर सकेंगे। राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू ने निर्देश दिया है कि सदन में अपना प्रथम भाषण देने वाले सदस्य समय प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए 15 मिनट में अपनी बात रखें। विभिन्न मुद्दों पर चर्चा में भागीदारी के लिए नाम दिए जाने की समय सीमा भी तय की गई है। कार्य मंत्रणा समिति के फैसले के मुताबिक जो सदस्य संबंधित विषय पर बोलना चाहता है, उन्हें चर्चा शुरू होने से 30 मिनट पहले तक अपना नाम पटल कार्यालय को देना होगा और उन्हीं नामों को वक्ताओं की सूची में शामिल किया जाएगा। राज्यसभा के 252वें सत्र के दौरान कार्यवाही देखने के लिए आगंतुकों के प्रवेश की अनुमति भी नहीं होगी। ये भी तय किया गया है कि सेंट्रल हॉल को राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों के बैठने के लिए विशेष रूप से रखा जाएगा, लिहाजा आगंतुकों के लिए कोई सार्वजनिक विशिष्ट गैलरी पास या सेंट्रल हॉल पास जारी नहीं किए जाएंगे। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। संसद की कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी समिति ने न्यायपालिका क्षेत्र से संबंधित विषय समेत कुल 4 विषयों पर अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया है। राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू को इस पर अंतिम रिपोर्ट जल्द ही सौंपी जाएगी। भारत में वर्चुअल कोर्ट्स, केस मैनेजमेंट और कोर्ट मैनेजमेंट के विषय पर कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी संसदीय समिति ने गहन पड़ताल के बाद अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालती कामकाज को लेकर समिति ने पहली बार गहन पड़ताल की। इस विषय पर समिति न्याय विभाग के सचिव वरुण मिश्रा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, दिल्ली हाई कोर्ट बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट के महासचिव जैसे अधिकारियों के विचारों को जान चुकी है।
राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता वाली इस समिति ने मंगलवार को कुल 4 रिपोर्टों को अंतिम रूप दिया। इसमें प्रभावी प्रशासन, बैंकिंग और राजस्व मामलों में सतर्कता से जुड़ी अहम रिपोर्ट भी शामिल है। कोविड-19 की चुनौती और भावी तैयारियों के लिहाज से ये बेहद अहम अंतरिम रिपोर्ट है। संसदीय सौध विस्तार में हुई समिति की बैठक में 12 सांसद मौजूद रहे। संसद की कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति बेहद अहम समितियों में से एक है। समिति ने 2019-20 के दौरान जांच पड़ताल के लिए कई अहम विषय चुने। कार्मिक और लोक शिकायत मंत्रालय के साथ विधि और न्याय मंत्रालय की अनुदान मांगों पर भी समिति ने गहन पड़ताल की है। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा के लिए नवनिर्वाचित परिमल नथवानी कल उच्च सदन की सदस्यता की शपथ लेंगे। परिमल नथवानी आंध्र प्रदेश से उच्च सदन के लिए निर्वाचित हुए हैं। परिमल नथवानी को सुबह 10:30 बजे राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू के कक्ष में शपथ दिलाई जाएगी। इससे पहले परिमल नथवानी का कार्यकाल 9 अप्रैल को पूरा हो गया था। परिमल नथवानी तीसरी बार राज्यसभा के लिए चुने गए हैं। नथवानी को आंध्र प्रदेश की सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया था और वो निर्विरोध निर्वाचित हुए। इससे पहले 2008 और 2014 में परिमल नथवानी झारखंड से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीतकर राज्यसभा पहुंचे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लोगों से स्वेच्छा से नेत्रदान करने की अपील की है। उन्होंने सरकारी और गैर सरकारी संगठनों से लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करने के लिए काम करने की अपील की है। उन्होंने 35वें राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा के मौके पर आयोजित किए गए राष्ट्रीय नेत्र रोग विशेषज्ञ सम्मेलन के दौरान नेत्रदान को श्रेष्ठ दान करार दिया। नेत्रदान को लेकर उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमारे देश में वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर हमेशा से ही जोर दिया गया है और मानवता के भले के लिए हमेशा काम किए जाते रहे हैं। ऐसे में नेत्रदान के जरिए किसी के जीवन के अंधेरे को मिटाया जा सकता है। Ours is a country that believes in Vasudhaiva Kutumbakam, and share and care is the core of our Indian philosophy. Ours is a culture where the kings and sages like Shivi and Dadichi had donated their bodies. These stories may be part of our mythology, but myths are built around the core values. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि शेयर एंड केयर हमारे दर्शन का मूल मंत्र रहा है। नेत्रदान और अंगदान करके किसी को नया जीवन देकर इस मूल मंत्र की राह पर चला जा सकता है। उन्होंने लोगों से, खासकर युवाओं से अंगदान करने के लिए और इसके लिए जागरूकता फैलाने की अपील की। उपराष्ट्रपति ने ग्रामीण क्षेत्र में किफायती दर पर इलाज मुहैया कराने की जरूरत को भी बताया। So I call upon every citizen, especially the youth, to overcome these apprehensions, if any, and pledge to donate their organs. At the same time, we need to improve our medical infrastructure at district level. Time is a critical factor in harvesting the organ from a donor's body and transplanting it. We need to focus on building storage infrastructure. दुनिया भर में आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जा रहा है। इस मनाने की शुरुआत साल 1966 में हुई थी, जब यूनेस्को ने शिक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने और दुनिया भर के लोगों को इस तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए हर साल 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाने का फैसला किया था। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने शिक्षकों और छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस अवसर पर आत्मनिर्भर, सक्षम और साक्षर शिक्षित भारत के निर्माण का संकल्प लेना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने ट्वीट कर कहा कि साक्षरता, शिक्षा और टेक्नोलॉजी समावेशी लोकतांत्रिक सशक्तिकरण की जरूरी कड़ियां हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। शिक्षा मंत्रालय के इस कार्यक्रम में शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे भी शामिल हुए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इससे पहले ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि पढ़ने से बड़ा कोई आनंद नहीं हो सकता और न ही ज्ञान से बड़ा कोई मित्र हो सकता है। ऐसे में केंद्र सरकार अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सुधारों का अनुपालन करते हुए 100% साक्षरता प्राप्त करने की दिशा में काम करने का वादा करती है।
वहीं संयुक्त राष्ट्र के शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने ट्वीट कर कहा कि कोविड-19 महामारी के दौर में दुनिया भर में 77 करोड़ 30 लोग पढ़ने में सक्षम नहीं हैं और उन्हें जीवन रक्षक जानकारी नहीं मिल पा रही है। ऐसे में हमें पहले से कहीं अधिक साक्षरता और शिक्षा में निवेश करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, आप रहिएगा हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत रेलवे ने 4 सितंबर तक 8,09,000 श्रम दिवस से अधिक रोजगार दिया है। प्रवासी श्रमिकों की मदद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू की गई इस महत्वाकांक्षी योजना में रेलवे ने श्रमिकों को 1,631 करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्रदान की है। रेलवे का यह अभियान बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में 116 जिलों में चल रहा है, जिसकी निगरानी खुद रेल मंत्री पीयूष गोयल कर रहे हैं। इस अभियान के तहत केंद्र के 1 दर्जन मंत्रालय और विभाग ग्रामीण आधारभूत ढांचे पर 50,000 करोड़ की भारी राशि व्यय कर रहे हैं, लेकिन रेलवे इस मामले में बाकियों से काफी आगे है। रेलवे ने 1,800 करोड़ रुपए व्यय के साथ 8 लाख श्रम दिवस रोजगार मुहैया कराने का फैसला किया था, लेकिन विभाग की तरफ से इससे अधिक रोजगार मुहैया कराए जा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पहले विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन में सौर ऊर्जा में अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों में सस्ती और टिकाऊ स्वच्छ हरित ऊर्जा के उत्पादन में तेजी लाने के बारे में चर्चा की गई। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि सम्मेलन का लक्ष्य सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी को न केवल सभी देशों के लिए बल्कि आम लोगों के लिए किफायती और आसानी से उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि देश के तेल और गैस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में लगातार नए अवसरों के मूल्यांकन में लगे हुए हैं। हाल में ही फ्रांस की बड़ी कंपनी टोटल ने भारत में लगभग 2 GW ऑपरेटिंग PV प्लांट खरीदने के लिए निवेश की घोषणा की है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने कहा कि हमारी तेल और गैस कंपनियां पूरे देश में सौर पैनल लगाने के प्रयास कर रही है। देश की वर्तमान सौर क्षमता 270 मेगावाट है और आने वाले साल इसमें अतिरिक्त 60 मेगावाट सौर क्षमता को बढ़ाया जाएगा। उन्होंने विश्वास जताया कि संयुक्त प्रयासों से पूरे विश्व में बेहतर सौर ऊर्जा के नए दौर की शुरुआत की जा सकेगी। भारत और सेल्फ रिलायंट इंडिया before announced by Honorable Prime Minister Modi, our country has received proposals from various players for about 10 gigawatt of fresh solar equipment manufacturing. In line with Honorable Prime Minister Narendra Modi's call to action for the developing low-cost indoor solar cooking solution, our company IOCL has tied up with the Sun Rocket System, a US-based startup working in this area of solar energy-based products. भारत ने चीन पर आरोप लगाया कि वो फिर से नियंत्रण रेखा को पार करने और भारतीय सेना को उकसाने का काम कर रहा है और उल्टा भारत पर शांति भंग करने का आरोप लगा रहा है। भारत ने चीन पर आरोप लगाया है कि वो फिर से नियंत्रण रेखा को पार करने और भारतीय सेना को उकसाने का काम कर रहा है और उल्टा भारत पर शांति भंग करने का आरोप लगा रहा है। भारतीय सेना ने एक वक्तव्य जारी कर कहा कि 7 सितंबर 2020 को चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के अंदर भारत की सीमा में घुसने की कोशिश की। जब उन्हें आगे आने से रोका गया तो उन्होंने डराने के लिए गोलियां चलाई। हालांकि भारतीय सैनिकों ने पूरा संयम दिखाया और जिम्मेदार तरीके से पेश आए।
इस बीच रक्षा मंत्रालय ने एक वक्तव्य जारी कर कहा कि जहां एक तरफ भारत वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव कम करने के लिए वचनबद्ध है, वहीं दूसरी तरफ चीन उकसाने की कार्रवाई करता रहता है। इससे पहले चीन ने भारत पर उकसाने की कार्रवाई करने का इल्जाम लगाया था। इस पर भारत के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि भारतीय सेना ने किसी भी स्थिति में वास्तविक नियंत्रण रेखा को नहीं लांघा, न ही फायरिंग या कोई और आक्रामक कार्रवाई की। हालांकि पीएलए सैन्य, कूटनीतिक और राजनीतिक स्तर पर चल रही बातचीत की अनदेखी करते हुए समझौतों को तोड़ रहा है और आक्रामक चालें चल रहा है। भारतीय सेना शांति बनाए रखने के लिए वचनबद्ध है, लेकिन वो किसी भी कीमत पर भारत की एकता और संप्रभुता को बनाए रखेगी। वेस्टर्न थिएटर कमांड का वक्तव्य उनके घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय श्रोताओं को गुमराह करने के लिए है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। रूस ने कहा है कि जब तक भारत और चीन नहीं कहते, वो दोनों देशों के बीच चल रहे सीमा विवाद में दखल नहीं देगा। पत्रकारों के साथ वीडियो लिंक के जरिए हुए संवाद में भारत में रूस के उपराजदूत रोमन बाबुश्किन ने कहा कि अगर इस विषय पर रूस भारत और चीन से अलग अलग बात करता भी है तो वो दोनों देशों को मसले के शांतिपूर्ण हल और सह अस्तित्व का रास्ता अख्तियार करने की सलाह देगा। मॉस्को में 9 और 10 सितंबर को होने वाली शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के विदेश मंत्रियों की बैठक के बारे में बाबुश्किन ने कहा कि इस दौरान आपसी सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा के मसलों पर चर्चा की जाएगी। इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर मॉस्को के लिए रवाना हो चुके हैं। सम्मेलन में चीन के विदेश मंत्री वांग यी और पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी भी हिस्सा ले रहे हैं। रूसी उपराजदूत ने उम्मीद जताई कि सम्मेलन के दौरान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच मुलाकात होगी और दोनों नेता सीमा विवाद का कोई हल निकाल लेंगे। रूस और पाकिस्तान के बीच हथियारों की सप्लाई के मुद्दे पर उपराजदूत बाबुश्किन ने कहा कि रूस भारत के प्रति संवेदनशील है और उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की एक जिम्मेदार शक्ति है और भारत और रूस मिलकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों पर काम करेंगे। इस बार की एससीओ बैठक खास करके अहम होगी क्योंकि भारत एससीओ और ब्रिक्स दोनों ही संगठनों का अगला अध्यक्ष बनने जा रहा है। We do expect a huge and very fruitful bilateral dialogue during the Indian Defense Minister's visit to Russia and his meetings with his Russian counterpart, Mr. Sergei Shoigu, which is, covering all the issues related to the prospects of the military cooperation between our two countries. विदेश मंत्री एस जयशंकर शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए मॉस्को रवाना हो गए। 9 से 10 सितंबर तक चलने वाले इस सम्मेलन में चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि इस बैठक में आने वाली एससीओ सम्मेलन क्षेत्रीय मुद्दों और आपसी सहयोग पर चर्चा होनी है, लेकिन उम्मीद है कि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच भी बैठक हो। हालांकि भारत ने फिलहाल इस बात की पुष्टि नहीं की है। मॉस्को के रास्ते में एस जयशंकर ईरान की राजधानी तेहरान रुके और विदेश मंत्री जावद जरीफ से मुलाकात की। एक ट्वीट में ईरानी विदेश मंत्री ने बताया कि इस मुलाकात में द्विपक्षीय सहयोग और क्षेत्रीय विकास के मुद्दों पर चर्चा की गई। और अब कोरोना वायरस से जुड़ी हुई खबरें। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आज जारी आंकड़ों में 2 दिन के बाद मंगलवार को नए मामलों में गिरावट आई और 75,000 से अधिक नए मामले दर्ज किए गए। अब तक 33 लाख से ज्यादा लोग कोरोना का इलाज कराकर ठीक हो चुके हैं। इस समय रिकवरी रेट 77.65% हो गया है। देश में अब तक 5 करोड़ से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश में 75,000 से ज्यादा केस आए हैं। अब तक देश में 42,80,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। अब तक करीब 33,24,000 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 8,83,000 से अधिक लोगों का इलाज चल रहा है। इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 72,000 के पार हो गई है। देश में कोरोना से मरने वालों की दर घटकर 1.70% हो गई है। सोमवार को देश ने करीब 11 लाख कोरोना के टेस्ट किए। अब तक 5 करोड़ 6 लाख से अधिक टेस्ट किए जा चुके हैं। आंकड़ों की बात करें तो 7 जुलाई तक देश में 1 करोड़ से ज्यादा कोरोना के नमूने के परीक्षण किए गए थे। उस समय
समय देश में 1115 लैब काम कर रही थी और 3 अगस्त तक देश में 2 करोड़ से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी थी। इसमें अहम भूमिका प्रयोगशालाओं की थी, जिनकी संख्या अगस्त के शुरू में 1348 हो गई थी। इसके बाद 14 दिनों में 1 करोड़ से ज्यादा टेस्ट किए गए और ये आंकड़ा 3 करोड़ के पार पहुंच गया और लैब की संख्या बढ़कर 1470 हो गई। 29 अगस्त तक देश में 4 करोड़ टेस्ट किए जा चुके हैं और लैब की संख्या 1500 के पार हो गई थी। 8 सितंबर तक देश में 5 करोड़ से ज्यादा नमूनों का परीक्षण किया जा चुका है। अब तक पूरे देश में 1668 लैब काम कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि देश में कोरोना के तेजी से बढ़ने के बावजूद प्रति 10 लाख की आबादी पर भारत में दुनिया में सबसे कम मामले हैं और कोरोना वायरस से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कोरोना से होने वाली मृत्यु की दर में कमी देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि देश में प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर 53 मौतें दर्ज की गई हैं। वहीं दुनिया में ये 115 हैं। जिन देशों से हमारी तुलना की जाती है वहां प्रति 10 लाख की जनसंख्या का आंकड़ा 500 से 600 तक का है। उन्होंने कहा कि अगस्त में भारत में कोरोना मृत्यु दर 2.15% थी, जो अब 1.70% रह गई है। वहीं कई राज्यों में ये 1% से भी कम है। मृत्यु की बात करें, डेथ पर मिलियन पॉपुलेशन, तो ये भी भारत में विश्व के सबसे कम आंकड़ों में से है। भारत में 53 डेथ प्रति मिलियन पॉपुलेशन दर्ज की गई हैं। जिन देशों से सामान्यतः हमारी तुलना की जाती है वहाँ प्रति मिलियन डेथ 500 या लगभग 600 या 600 से ज़्यादा प्रति मिलियन हैं। वो 1.70% है और लगातार नीचे आ रही है। इट इज़ कॉन्टिन्यूसली डिक्लाइनिंग। लेकिन अनेक राज्य ऐसे हैं जिनकी केस फर्टिलिटी रेट देश के एवरेज से भी कम है। उदाहरण के लिए आसाम, केरल, उड़ीसा, बिहार, मणिपुर, मेघालय, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, झारखंड, त्रिपुरा। इन राज्यों के नाम मैं विशेष रूप से इसलिए ले रहा हूं क्योंकि यहाँ 1% से कम केस फर्टिलिटी है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि रूस की कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक पर विचार किया जा रहा है। रूस ने इसको लेकर भारत सरकार से संपर्क किया है और 2 पहलुओं पर सहयोग मांगा है। इसमें भारतीय कंपनियों के नेटवर्क से वैक्सीन के उत्पादन और भारत में तीसरे चरण के अध्ययन के लिए मदद शामिल है। डॉक्टर वीके पॉल कोरोना वायरस की वैक्सीन के चयन, खरीद, वितरण को लेकर देश में बनी एक्सपर्ट कमेटी के अध्यक्ष हैं। रूस ने स्पुतनिक वैक्सीन का पहला बैच अपने नागरिकों के लिए जारी कर दिया है। रूस के राज्यों में वैक्सीन के पहले बैच की आपूर्ति जल्द करने की योजना है। This vaccine has been under consideration of the country. The government of Russia approached the government of India through appropriate channels and sought help on 2 counts. One, to consider its manufacturing through our network of companies. So the second one is, yes, they have done phase 1, phase 2, and that has been published recently in the Lancet last week, and whether, if need be, phase 3 studies or any bridging studies be conducted in India, which means regulatory processes and also finding suitable partners for conducting the trial. So these are the twin requests from their side. तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।